हेलो बैंकर्स। अब हम डिस्कस करेंगे यूनिट 18 एबीएम एडवांस बैंक मैनेजमेंट एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पार्ट 1। पार्ट 2 भी देखेंगे और ये अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू 5 स्टार वाला रेटिंग रहेगा, क्योंकि इस यूनिट से आपको मैक्सिमम 6 to 7 और कभी कभी 8 मार्क्स के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इस यूनिट में हमें केस स्टडी टाइप की क्वेश्चंस आ सकते हैं। केस स्टडी टाइप क्वेश्चन में आपको रेशियो एनालिसिस में एक कोई केस स्टडी देगा, उसमें आपको 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस भी दे सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एबीएम का। यहाँ पे आपको मैक्सिमम वेटेज मिलेगा, तो आपको इससे ज्यादा फोकस करना है इस यूनिट पे और कंसेप्ट भी क्लियर करना है। तो चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे। बैंक एग्जामिन करता है फाइनेंशियल डिटेल्स ऑफ बोरोवर्स, उसके साथ में इंटीग्रिटी एंड ड्यू डिलीजेंस बिफोर सैंक्शनिंग लोन्स। कोई भी लोन सैंक्शन करने से पहले बैंक फाइनेंशियल डिटेल्स देखता है, इंटीग्रिटी देखता है बोरोवर का, और ड्यू डिलीजेंस, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। द एक्सटेंट ऑफ फाइनेंशियल डिटेल्स डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड है फाइनेंशियल डिटेल्स? टाइप ऑफ बोरोवर, टाइप ऑफ लोन, पर्पज ऑफ लोन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द बैकबोन ऑफ एनी क्रेडिट अप्राइजल। जैसे जैसे आगे जाएंगे हम, आपको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंस है। क्रेडिट डिसीजंस आर बिल्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैक्सिमम आपके जो बड़े कॉर्पोरेट लोन, एमएसएमई जो लोन है, आपके मैक्सिमम फाइनेंशियल्स पे ही डिपेंड होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फॉर्मल रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड पर्सन। एक एक रिकॉर्ड है फाइनेंशियल एक्टिविटी का, कोई भी बिजनेस का, एंटिटी का और पर्सन का। दे शो फाइनेंशियल कंडीशन, शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। ये फाइनेंशियल कंडीशंस बताता है बिजनेस का, एंटिटी का और पर्सन का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड कंडेंस्ड एंड फेयरली एक्यूरेट पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ। किस लिए यूज होता है? ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगा, उसका जो भी रिजल्ट है ऑफ द बिजनेस, प्रॉफिट में है या लॉस में है, ये सभी चीजें हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलेगा। रेशियो एनालिसिस हेल्प्स टू आइडेंटिफाई वेदर द बिजनेस इज इंप्रूविंग और डिटोरेटिंग ओवर पास्ट ईयर। जब हम रेशियो एनालिसिस देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। ट्रेंड एंड रेशियो एनालिसिस एनेबल्स कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज। तो अलग अलग एंटिटीज से हम रेशियो एनालिसिस से कंपेयर करेंगे, इंडस्ट्री वाइज क्या चल रहा है उस पर्टिकुलर कंपनी के रिलेशन में। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट इजी, बहुत कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा टफ आता है। रिक्वायर्स मल्टीपल कैलकुलेशंस एंड कंबाइंड अप्रोचेस। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस इज इसेंशियल फॉर प्रॉपर इंटरप्रिटेशन। ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हेल्प्स टू डिटरमाइन, क्या क्या डिटरमाइन करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर? लिक्विडिटी पोजीशन, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, फाइनेंशियल वायबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग लोअर रिस्क एंटिटी। रेशियो का थ्रेशोल्ड रखेंगे हम, उससे हमें पता चलेगा कि हाई रिस्क है या लो रिस्क है। बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, प्रॉपर एंड प्रोफेशनल एनालिसिस सपोर्ट्स इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट फॉर वेरियस स्टेक होल्डर। सच है, जब हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखता है। कोई स्टॉक में, इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है तो कि प्रोग्रेस कैसा हो रहा है, प्रॉफिट में है या नहीं, डेट कम हो रहा है, सभी चीजें देखता है। जैसे कि शेयर होल्डर्स के लिए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए, एम्प्लॉइज, कस्टमर्स, लेंडर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये क्या है सर? ये इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं ये लोग सभी। Each stakeholder views financial statement from different perspective. From the lender's perspective, financial analysis very crucial as credit decisions are mainly based on financial statements. ठीक है। इसका हम स्मॉल में समरी समझा जाए तो सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ बैंक क्रेडिट डिसीजन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या? फाउंडेशन है क्रेडिट डिसीजन का। प्रॉपर एनालिसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट helps lender assess the financial health, risk, viability of borrower and supports informed lending एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो जो भी चीजें डिसीजन होता है, फाइनेंशियल हेल्थ जो कंपनी का पता चलता है, रिस्क कितना है, प्रोजेक्ट वायबल है या नहीं, ये सभी चीजें हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलता है। विच आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट है? एज पर सेक्शन 240 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट के तहत
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। जो नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। फर्स्ट है बैलेंस शीट, प्रिपेयर्ड एज द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो बैलेंस शीट क्या है? एज ऑन डेट कंपनी का पिक्चर पता चलता है, जिस डेट पे हम बना रहे हैं उस दिन कंपनी का पिक्चर क्या है, ओवरऑल बैलेंस शीट। सेकंड है प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द फाइनेंशियल ईयर। प्रॉफिट एंड लॉस क्या बनता है? फॉर पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनता है, ड्यूरेशन के लिए बनता है, बट बैलेंस शीट एज ऑन डेट रहता है। ये मेन डिफरेंस समझिए इन दोनों में का। इन केस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, यानी नॉन प्रॉफिट कंपनी जो है उसके लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। क्या? नॉन प्रॉफिट कंपनीज के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर के लिए। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी प्रिपेयर्ड इफ अप्लीकेबल। एग्जांपल, कोई इक्विटी रेज करता है उस फाइनेंशियल ईयर में तो उसको बनाना पड़ेगा। प्रॉफिटेबल कंपनी हो गई और डिविडेंड पे कर दिया, उस केस में भी ये आपको चेंज इन इक्विटी बनाना है। ठीक है। फिफ्थ है एक्सप्लेनेटरी नोट्स अनेक्स टू और फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ द अबव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब जो हमने 1 to 4 देखा है, उसका पार्ट हो सकता है। ये कहां पे यूज होता है सर? एक्सप्लेनिंग द नंबर्स। जो भी उसका पार्ट है वो नोट्स में दिखाएगा, एक्सप्लेनेटरी नोट्स, वहां पे आपको एक्सप्लेन करेगा वो पर्टिकुलर आइटम। ठीक है। एक्सेप्शंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या बोला है? मे नॉट इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहां पे आप कैश फ्लो स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं कर सकते हैं और मे नॉट, मे और मे नॉट आ जाता है। 1 पर्सन कंपनी के लिए, स्मॉल कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी, स्टार्टअप कंपनी, इसमें ऑप्शन है मे नॉट का। डेफिनेशन, 1 पर्सन कंपनी एंड स्मॉल कंपनी एंड डॉर्मेंट कंपनी कहां पे डिफाइन किया है? कंपनीज एक्ट में। स्टार्टअप कंपनी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डीपीआईआईटी, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। एज पर सेक्शन 129 ऑफ 3 द कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोल रहा है? इफ कंपनी हैज, कंपनी का कोई सब्सिडरी है या एसोसिएट कंपनी है या जॉइंट वेंचर है, इट मस्ट प्रिपेयर इन एडिशन टू इट्स ओन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी कोटक महिंद्रा बैंक का 3-4 सब्सिडरीज है, इंश्योरेंस है, अलग अलग है। इस केस में इस बैंक को ये कंसोलिडेटेड एक रिपोर्ट बनाना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्लस कोटक बैंक का खुद का ओन फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाना है। यानी उसको दो, एक कंसोलिडेटेड सभी का और ये कोटक बैंक का एक अलग। CFA should be prepared in the same form and manner as the company's own financial statements। तो समरी जो देखा जाए हम, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहां पे डिफाइन किया है? कंपनीज एक्ट 2013। इसमें क्या क्या कंसिस्ट है? बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी एंड एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी है, विथ सर्टन एग्जम्पशन। एग्जम्पशन कहां कहां हमने देखा है? कंपनीज हैविंग सब्सिडरीज एंड ज्वाइंट वेंचर्स मस्ट आल्सो प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। खुद के लिए तो बनाना ही है और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाना जरूरी है। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कौन कौन है यूजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का? फर्स्ट देखेंगे नीड फॉर एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट प्रिपेयर करता है एंड ऑडिटेड बाय क्वालिफाइड ऑडिटर्स। ऑडिटर क्या करता है? ओनली गिव देयर ओपिनियन, वो सिर्फ ओपिनियन देते हैं ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन, ऑडिटर सिर्फ उसका ऑडिट करते हैं। So analysis of financial statement is needed to independently judge the financial health of the entity। तो उस पर्टिकुलर कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ जो हमें देखना है, इंडिपेंडेंटली जज करना है थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसे हम एनालिसिस करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन यूज करता है? बहुत सारे स्टेक होल्डर्स है, यानी लेंडर्स, टू असेस क्रेडिट वर्दीनेस। जब लोन देगा तो क्रेडिट वर्दीनेस चेक करेगा। क्रेडिटर्स टू चेक रिपेमेंट कैपेसिटी, चेक करके क्रेडिट देगा। इन्वेस्टर फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड एजेंसीज फॉर कंप्लायंस एंड टैक्सेशन पर्पज के लिए। रेटिंग एजेंसी किस लिए? असाइन क्रेडिट रेटिंग के लिए। कस्टमर
टू असेस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ सप्लायर्स, सप्लायर की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी असेस करता है इससे। एम्प्लॉइज फॉर जॉब सिक्योरिटी एंड बेनिफिट डिसीजंस, जनरल पब्लिक फॉर इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी, एनालिस्ट फॉर रिसर्च एंड इवेल्युएशन के लिए। समरी समझा जाए तो सर, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसेंशियल है बिकॉज मैनेजमेंट प्रिपेयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ऑडिटर क्या करता है, उसका ओपिनियन देता है। इसके स्टेक होल्डर बहुत सारे हैं, जैसे कि लेंडर्स, इन्वेस्टर, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट, ईटीसी यूज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करता है। जेन्युइननेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम कैसे कंफर्म करेंगे? फर्स्ट देखेंगे, जैसे ही आपको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलेगा, अपना फर्स्ट स्टेप क्या है क्रेडिट ऑफिसर का, उसका जेन्युइननेस चेक करना है। वेरिफिकेशन हम कब कब करना है जेन्युइननेस सर? उसको एट द टाइम ऑफ फ्रेश सैंक्शन, रिन्यूअल, रिव्यू ऑफ द अकाउंट। जब ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहां पे वेरीफाई करना है? वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट ऑफिसर के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको सभी डिटेल्स मिलेगा। अब जब ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एमसीए की वेबसाइट पे नहीं रहता है, तब हमें इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन करना है। कहा, किससे? चार्टर्ड अकाउंट फर्म से। उनका यूडी नंबर होता है, कभी कभी उस यूडी नंबर से भी हम, चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोई साइट है, वहां पे हम यूडीएन नंबर डाल के चेक कर सकते हैं। कंफर्मेशन कहां से ऑब्टेन करना है? ईमेल और फैक्स। जो भी हमने फैक्ट जो लिया है वेरिफिकेशन, इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन, हमें अपने क्रेडिट अप्रेजल में, प्रपोजल में हमें रिकॉर्ड करना है। कौन से आइटम्स आएंगे सर इसमें? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, हमें वेरीफाई करना है, क्रॉस चेक करना है विथ रिलेवेंट स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिटर्न्स के साथ में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड नॉट रीड इन आइसोलेशन, हम किसके साथ रीड करना है? फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग दे मस्ट रीड अलोंग विथ independent statutory report, auditor's report, and explanatory notes annexed to or forming part of auditor's report। जो भी ऑडिटर का रिपोर्ट रहता है, उसका नोट्स रहता है, वो भी हमें इसके साथ में रीड करना है। ऑडिटर्स रिपोर्ट प्रोवाइड कमेंट्स ऑन कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशन, क्वालिटी ऑफ फिगर शोन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सिंपल समरी समझा जाए तो, बिफोर एनालिसिस हमें जेन्युइननेस चेक करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का थ्रू एमसीए रिकॉर्ड्स और इंडिपेंडेंट सीए वेरिफिकेशन। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड ऑलवेज बी रीड अलोंग विथ ऑडिटर रिपोर्ट्स एंड एक्सप्लेनेटरी नोट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ हमें ऑडिटर रिपोर्ट और एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी हमें रीड करना है। नेक्स्ट है डायरेक्टर रिपोर्ट्स। डायरेक्टर रिपोर्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। एप्लीकेबल इन केस ऑफ कंपनीज, डायरेक्टर सिर्फ कंपनीज में होता है, तो ये कहां पे एप्लीकेबल होगा? डायरेक्टर रिपोर्ट्स इन केस ऑफ कंपनीज के लिए। फॉर अदर टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस लाइक पार्टनरशिप एंड प्रोप्राइटरशिप, इंफॉर्मेशन हैज टू बी कलेक्टेड सेपरेटली। डायरेक्टली हम पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप, जो प्रोप्राइटर है उनसे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द डायरेक्टर्स रिपोर्ट क्या क्या है सर? फाइनेंशियल रिजल्ट्स हाईलाइट रहेगा, फ्यूचर प्लान क्या है कंपनी का, डिविडेंड डिक्लेरेशन रहेगा, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलोस, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज किया है, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स एंड सेफगार्ड अगेंस्ट असेट एंड फ्रॉड, गोइंग कंसर्न स्टेटस, एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, कंप्लायंस विथ ऑल एप्लीकेबल लॉज। ये सभी डायरेक्टर रिपोर्ट्स के अंदर आता है। समरी देखा जाए तो, डायरेक्टर रिपोर्ट गिव्स अ की इंफॉर्मेशन ऑन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, उसका फ्यूचर प्लान क्या है, कंप्लायंस फॉलो हुआ या नहीं, इंटरनल कंट्रोल कैसा है, डायरेक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेकिंग इट एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट में क्या रहता है? ऑडिटर का ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द ओपिनियन इज बेस्ड ऑन ऑडिट कंडक्टेड बाय द ऑडिटर, जो ऑडिट कंडक्ट रहता है उसके ऊपर वो ओपिनियन देता है। ऑडिटर ओपिनियंस ऑन ट्रू एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट, मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ द यूनिट, ये सभी चीजें ऑडिटर ओपिनियन में होता है, ऑडिटर रिपोर्ट में होता है। कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2020, इसको कहते हैं कैरो। इट इज अ स्टेच्यूटरी ऑडिट फॉर्मेट, ये क्या है? ऑडिट फॉर्मेट है। यहां पे 21 एटम जो है वो यूज करता है ऑडिटर्स, रिलेटेड टू लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स।
कैरो इज नॉट अप्लीकेबल टू सर्टन कंपनीज, कहां पे, सिमिलर टू एक्सक्लूजन्स गिवन अंडर सेक्शन 240 एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, यहां पे ये कैरो एप्लीकेबल नहीं होता है। ऑडिटर्स रिपोर्ट्स प्रोवाइड्स द ऑडिटर्स ओपिनियन ऑन द, किसके लिए ओपिनियन दे रहा है ऑडिटर, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, while Caro 2020 prescribes additional legal and regulatory reporting requirements for applicable companies. बेसिक कंसेप्ट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट हमें जानना जरूरी है। इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट, फर्स्ट है एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट में क्या होता है, रिकॉर्ड रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस व्हेन अर्न एंड इनकर्ड, नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। जैसे कि हम जब भी ईएमआई ड्यू होता है, यानी इंटरेस्ट जब भी ड्यू होता है, तब हम आपको यहाँ पे इनकम रिकॉग्नाइज करते हैं, बट एक्चुअल कैश बाद में आया तो भी चलेगा, बट मैं अभी एक्रू कर रहा हूं मेरा इनकम। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, यहां पे यूज सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज ईयर टू ईयर फॉर कंपेरेबिलिटी, कंपेयर करने के लिए सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज करना है ईयर टू ईयर। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में क्या होता है, आपका जो बिजनेस है वो एज्यूम करना है कि वो कंटिन्यू ऑपरेट करेगा। प्रूडेंस कंसेप्ट, बी कंजर्वेटिव, रिकॉर्ड एंटिसिपेटेड लॉसेस बट नॉट एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स, जो भी आपके एंटिसिपेटेड लॉसेस है वो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट एंटिसिपेटेड प्रॉफिट हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, यहां पे आपका जो बिजनेस है वो सेपरेट है फ्रॉम इट्स ओनर, ओनर से सेपरेट है आपका बिजनेस एंटिटी। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, आपको सिर्फ वही ट्रांजैक्शन करना है जो मेजरेबल इन मनी आर रिकॉर्डेड। स्टेबल मॉनिटरी यूनिट कंसेप्ट, यानी आपका जो भी यूनिट है वो स्टेबल रखना है। एज्यूम रुपीज वैल्यू इज स्टेबल ओवर टाइम, इग्नोर इन्फ्लेशन। कॉस्ट कंसेप्ट, असेट्स आर रिकॉर्डेड एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट पे असेट रिकॉर्ड करना है। कंजर्वेशन कंसेप्ट, सेम एज प्रूडेंस कंसेप्ट, यहां पे जैसे हमने देखा था कंजर्वेटिव टाइप वैसे ही है यहां पे। ड्यूल ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट, यानी हर ट्रांजेक्शन को दो इफेक्ट होता है, एक होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, फाइनेंशियल लाइफ इज डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक पीरियड, एग्जांपल 1 ईयर, यानी पर्टिकुलर पीरियड के टाइम के लिए, क्वार्टरली, हाफ ईयरली टाइप। रियलाइजेशन कंसेप्ट, revenue is recognized only when it is earned and realized, पैसा आना है तो हम उसे रियलाइज नहीं बन कह सकते, जब पैसा एक्चुअल में आएगा, अर्न होगा, तभी हम इसे रेवेन्यू या रिकॉग्नाइज किया ऐसे मानेंगे। मैचिंग कंसेप्ट, मैच एक्सपेंसेस विद द रेवेन्यू दे हेल्प जनरेट द सेम पीरियड, यानी सेम पीरियड के लिए आपका एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू आपको मैच करना है। Full disclosure concept, all significant information must be disclosed in financial statement. Summary, financial statements are prepared based on fundamental accounting concept like accrual, going concern, consistency, prudence and matching, which ensures uniformity, reliability and comparability. ठीक है। नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स कवरिंग, क्या क्या कवर करता है, रिकग्निशन, मेजरमेंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, ये सब चीज का ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस, कंडीशंस, इवेंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अकाउंट पॉलिसीज आर स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स, बेसिस, कन्वेंशन, रूल्स एंड प्रैक्टिसेस applied by an entity in preparing and presenting financial statement. कौन करता है सर अकाउंटिंग स्टेटमेंट फॉर्मुलेशन, स्टैंडर्ड जो फॉर्मुलेट कौन करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर फॉर्मुलेटेड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, यानी एएसबी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये कौन कंस्टिट्यूट किया है सर, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आईसीएआई। कब कंस्टिट्यूट हुआ, 1977 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, टू सिंक्रोनाइज डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस प्रिवेलिंग इन इंडिया। While formulating AS, ASB considers, क्या क्या कंसिडर किया है, एप्लीकेबल लॉज, कस्टम्स एंड यूजेस, बिजनेस इन्वायरमेंट प्रिवेलिंग इन द कंट्री। ASB also क्या क्या कंसिडर करता है सर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, यानी IFRS भी कंसिडर करता है,
इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यानी आईएएस भी कंसिडर करता है, इश्यूड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स आईएएस भी। इंटीग्रेशन इज डन टू द एक्सटेंट पॉसिबल, जहां तक पॉसिबल है वहां तक को इंटीग्रेट करता है, कंसिडरिंग इंडियन कंडीशंस एंड प्रैक्टिसेस। ऑब्जेक्टिव क्या है सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का? रिड्यूस अकाउंटिंग अल्टरनेटिव्स विद इन रैशनल लिमिट्स, इंश्योर्स कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट एंटरप्राइजेस, यानी अलग अलग एंटरप्राइजेस में हम कंपेयर कर सके, प्रोवाइड मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन टू यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, enable users to take informed economic decisions। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड क्या है सर? ये भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनली यूज होता है, डेवलप्ड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स आईएएसबी। IFRS have become global standards for preparation of financial statements। समरी समझा जाए तो क्या है सर? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ब्रिंग uniformity and comparability in financial reporting, help provide meaningful information to users, and support informed economic decision making, while IFRS act as a global standards for financial statements। ठीक है, इंडियन अकाउंट स्टैंडर्ड्स इसी को कहते हैं INDAS, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। With growth of the global economy and competition, India felt the need to adopt IFRS। जैसे ग्लोबल इकोनॉमी एंड कंपटीशन बढ़ रहा है, इंडिया को भी लगा कि अब इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम हमें अडॉप्ट करना है, तो इंडिया ने IFRS अडॉप्ट किया कुछ मॉडिफिकेशन से, और उसे कहा गया इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड INDAS कहते हैं। इसका एप्लीकेबिलिटी कहां पे है सर? फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 से किस किस को? और सभी लिस्टेड कंपनी इरिस्पेक्टिव ऑफ नेटवर्क, जो भी लिस्टेड कंपनी है उसका नेटवर्क कुछ भी रहने दो, उसको एप्लीकेबल रहेगा। और जहां पे अनलिस्टेड कंपनी है उसका नेटवर्क होना चाहिए 250 करोड़ और मोर। देन होल्डिंग, सब्सिडरी, ज्वाइंट वेंचर एंड एसोसिएट कंपनी ऑफ द अबव, जो ये दो लिस्टेड एंड अनलिस्टेड है उनकी होल्डिंग, सब्सिडरी और ज्वाइंट वेंचर एसोसिएट कंपनीज के लिए भी ये एप्लीकेबल है। फर्स्ट है आपका ऑल लिस्टेड कंपनीज, अनलिस्टेड के लिए आपको 250 करोड़ एंड अबव आपका नेटवर्क होना चाहिए। कहां कहां पे INDAS एप्लीकेबल नहीं है? जहां पे ये सेमी एक्सचेंज पे कोई कंपनी रजिस्टर्ड होता है वहां पे आपको ये एप्लीकेबल नहीं है। कंपनीज नॉट कवर्ड अंडर मैंडेटरी एडॉप्शन रोड मैप, वहां पे भी इंश्योरेंस कंपनीज के लिए नहीं है, बैंकिंग कंपनीज के लिए नहीं है, NBFC के लिए नहीं है, क्योंकि इनके लिए सेपरेट गाइडलाइंस इश्यू किया गया है। ठीक है, नेमिंग एंड नंबरिंग, इंडियन AS आर नेम्ड एंड नंबर्ड इन द सेम मैनर एज IFRS। ठीक है, डिफरेंस फ्रॉम IFRS, क्या डिफरेंस है? इंडियन AS कंटेंट्स कुछ एडिशंस किया है और कुछ डिलीशंस किया है। किस वजह से किया है? मेक देम सुटेबल फॉर इंडियन इकोनॉमी एंड लीगल इन्वायरमेंट, यानी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IFRS जैसा ही है बट कुछ उसमें मॉडिफिकेशन है, कुछ एडिशंस एंड डिलीशंस किया है अपनी इकोनॉमी के रिगार्डिंग में। स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस, ICAI recommends Indian accounting standards the नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। कौन है सर? कौन रिकमेंड किया? NFRA ने। स्टैंडर्ड्स आर नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर कंसिडरिंग NFRA's रिकमेंडेशन। इसमें कितने स्टैंडर्ड्स है सर? 41 स्टैंडर्ड्स नोटिफाइड टिल डेट, 2 स्टैंडर्ड्स हैव बीन सुपरसेडेड एंड विथड्रॉन। legal supremacy in case of conflict between any applicable act and INDAS provision of the act prevail, यानी जो भी एक्ट प्रिवेल करेगा लोकल एक्ट के, जो भी एप्लीकेबल एक्ट है। समरी क्या है सर? INDAS are India's adopted version of IFRS, applicable to specified companies from 1st April 2017 with modification to suit Indian conditions, and statutory law prevails in any case any conflict, यानी जो भी स्टेचुटरी लॉ है वो सुपरसीड करेगा। ठीक है, लीगल पोजीशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहां पे मेंशन किया है? कंपनीज एक्ट 2013। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, कंपनीज एक्ट 2013 प्रिस्क्राइब करता है सर फॉर्मेट फॉर बोथ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहां पे दिया गया है? शेड्यूल 3 में दिया है कंपनीज एक्ट 2013 के।
ठीक है, इसमें कुछ एक्सेप्शंस है जहां पे सेपरेट लॉ अप्लाई होता है। द प्रिस्क्राइब फॉर्म डू नॉट अप्लाई टू बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज एंड सप्लाई कंपनीज, कंपनीज गवर्न बाय एनी अदर स्पेशल एक्ट। इन एंटिटीज के लिए अलग फॉर्मेट प्रिस्क्राइब किया है अंडर देयर रिस्पेक्टिव लॉज। ट्रू एंड फेयर व्यू मैंडेटरी रिक्वायरमेंट एज पर कंपनीज एक्ट 2013, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मस्ट बी गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ किसका बैलेंस शीट, स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड परफॉर्मेंस यानी प्रॉफिट एंड लॉस। इसको कंप्लाई करना होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नोटिफाइड अंडर सेक्शन 133, बी प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3 एज एप्लीकेबल। Accounting standard compliance. Items in financial statement must be in accordance with accounting standards. Accounting standard को follow करना must है। Accounting standards are mandatory, not optional. ठीक है। एग्जेम्प्टेड कंपनी जैसे कि हमने अभी देखा है, यहाँ पे आपको अप्लाई नहीं होता। बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जहां पे दूसरा एक्ट गवर्न करता है। Deviation from accounting standards. If financial statement do not comply with the accounting standards, company must disclose, उसको disclose करना है। Nature of deviation, उसका रीजन क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा if any due to such deviation. Transparency is compulsory even if deviation is allowed. ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अर्लियर एक्ट प्रिस्क्राइब फॉर्मेट ओनली फॉर बैलेंस शीट, जो भी एक्ट था पहले वहां पे बैलेंस शीट के लिए फॉर्मेट था, बट कंपनीज एक्ट 2013 में प्रिस्क्राइब किया है फॉर बोथ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। यहाँ पे आपका ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए, प्लस आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लायंस करना ही है। डिस्क्लोजर इज मैंडेटरी इन केस ऑफ डेविएशन करते हो तो आपको डिस्क्लोजर करना है। समरी देखा जाए तो कंपनीज एक्ट 2013 मैंडेट true and fair financial system as per accounting standards and schedule 3 with compulsory disclosure for any deviation। ठीक है, हम देखेंगे फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट कैसा फॉर्मेट रहता है। ये स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट के तहत। यहाँ पे कंपनी नेम होगा, बैलेंस शीट एज एट डेट यानी 31/3/2025 डेट रहता है। जो अमाउंट है ये रुपीज में होता है, यानी जो भी करेंसी है उसमें रहेगा। फर्स्ट आएगा सर आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी आएगा, उसमें आएगा शेयर होल्डर्स फंड। ये हम आगे जाके डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे नोट नंबर, यानी यहाँ पे सपोज कोई 1 नंबर रहेगा, इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन नोट नंबर 1 में रहेगा। ये करंट पीरियड यानी 2025 और ये प्रीवियस पीरियड का यहाँ पे डिटेल्स रहेगा। शेयर होल्डर्स फंड्स में सर शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस आएगा, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स ये आएगा। इसमें सेकंड है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। थर्ड नॉन करंट लाइबिलिटीज यानी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज नेट, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। करंट लाइबिलिटीज में क्या आएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ये डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। लाइबिलिटी पार्ट हो गया। अब असेट्स कौन से हैं। फर्स्ट नॉन करंट असेट, उसमें फिक्स्ड असेट, टेंजिबल असेट, इंटेंजिबल असेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डिफर्ड टैक्स असेट्स नेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट असेट्स। करंट असेट्स में क्या आता है, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट असेट। इसका टोटल यहाँ पे आएगा। ठीक है, फॉर्मेट फॉर स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के लिए ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। कंपनी नेम, ये अमाउंट आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड यानी वो पर्टिकुलर पीरियड के लिए रहता है प्रॉफिट एंड, ये प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है। यहाँ पे सेक्शन, पर्टिकुलर्स, ये नोट नंबर कौन सा है, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर का। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम यहाँ आएगा, टोटल रेवेन्यू ये 1+2 ऐड किया जाएगा। एक्सपेंसेस कहाँ पे हुआ है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट जो कि इंटरेस्ट पे करता है वो वाला आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन एंड अदर एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस यहां से यहां तक ये टोटल आएगा। प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स 3-4, यहां से ये माइनस हो जाएगा। एक्सेप्शनल आइटम्स, प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स 5-6, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स
प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ऐसे भी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। करंट टैक्स क्या है, डेफर्ड टैक्स, टोटल टैक्स एक्सपेंसेस यहाँ पे आएगा, प्रॉफिट लॉस फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, प्रॉफिट लॉस फ्रॉम डिस्काउंटिंग ऑपरेशंस, टैक्स एक्सपेंसेस ऑफ डिस्काउंटिंग ऑपरेशंस, ये सभी चीजें यहाँ पे आएगी। ये एक बार गो थ्रू करना है इससे। अकाउंटिंग पीरियड, एज पर द इनकम टैक्स रूल द फाइनेंशियल ईयर इज अप्रैल टू मार्च, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, बैंक में भी यही यूज होता है। To align with income tax rules, the Companies Act 2030 also defines the financial year as the period ending on 31st March every year. यानी 31st March का अपना बैलेंस शीट होता है। If a company is incorporated on or before 1st January of a year, यानी 1 जनवरी से पहले इनकॉर्पोरेट होता है, the accounting period will end at 31st March of the following year. This provision is covered under Section 241 of the Companies Act 2013. Section 2, subsection 41. Though there are certain exceptions, this section mandates uniform accounting year for all companies. Summary देखा जाए तो the accounting periods for companies in India uniformly fixed कहां से April to March to align with income tax provision as mandated by Companies Act 2013 में mandate किया। For incomplete projects and no activity, उस केस में क्या करना है, every company must prepare financial statements even if जो कंपनी कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ उस अकाउंटिंग पीरियड में या प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट है, उस केस में भी मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना मैंडेटरी है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज मैंडेटरी फॉर ऑल कंपनीज इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर देयर इज नो एक्टिविटी और द प्रोजेक्ट इज इनकम्प्लीट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। तो आपको बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना मैंडेटरी है। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। बैलेंस शीट किसका स्टेटमेंट है, आपके पास जो असेट है एंड लायबिलिटीज है उसका स्टेटमेंट है। व्हाट इज ओन्ड एंड व्हाट इज ओड टू अदर्स, तुम्हारे पास असेट क्या है और तुम दूसरे लोगों का जो पैसा देना है, लायबिलिटी है, ये उसका स्टेटमेंट है। इट शोज द पोजिशन ऑफ एन एंटिटी एट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ एन टाइम, यानी उस पर्टिकुलर टाइम का, यानी 31 मार्च 2015-25 का मेरा असेट एंड लायबिलिटीज क्या है। It is like snapshot of assets and liabilities. Just a photographs taken different times differ. Balance sheet may differ at different moments even on the same day. यानी अलग अलग टाइम पे आपका बैलेंस शीट पे असेट एंड लायबिलिटी चेंज होते रहेगा। Hence, every balance sheet must mention the date at which it is prepared. Normally, the balance sheet is prepared at the end of accounting period along with प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग फॉर दैट पीरियड, यानी ये ईयर एंड 31 मार्च के लिए होता है और ये 1 अप्रैल टू 31 मार्च उस पीरियड के लिए प्रॉफिट एंड लॉस बनता है। अ बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटिटी एट स्पेसिफिक डेट रिफ्लेक्टिंग असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ दैट मोमेंट, यानी पर्टिकुलर टाइम के लिए, पर्टिकुलर मोमेंट के लिए आपका एसेट एंड लायबिलिटीज का पोजीशन बताता है ये, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट एज पर कंपनीज एक्ट 2013। क्या क्या इंस्ट्रक्शन है जनरल वो देखेंगे। फर्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ असेट, असेट कौन से इसमें क्लासिफाई होता है, करंट एंड नॉन करंट असेट्स। एज असेट इज क्लासिफाइड एज करंट, करंट असेट कब कहते हैं आप, इफ सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है सर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड, सोल्ड और कंज्यूम्ड इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल मतलब सर आपका जो भी बिजनेस है उसका ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, रॉ मटेरियल परचेस हो गया, बाद में मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सेल हो गया, जब कैश रियलाइज होगा तब वो ऑपरेटिंग साइकिल कंप्लीट होता है। हेल्ड प्राइमरी फॉर ट्रेडिंग, ट्रेडिंग मतलब सर हम सेम डे में खरीदते हैं बेचते हैं, ये वाले इसमें आता है। या शॉर्ट टर्म के लिए मैं रखता हूं फॉर प्रॉफिट पर्पस। एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, विद इन 12 मंथ रियलाइज हो रहा है तो करंट असेट में आएगा, मोर देन 12 रहेगा तो नॉन करंट में आएगा। कैश और कैश इक्विवेलेंट अनलेस रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म यूज फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। जब 12 मंथ्स के ऊपर गया तो हम उसे करंट असेट नहीं मानेंगे, उसे नॉन करंट कहेंगे। ऑल अदर असेट क्लासिफाइड एज नॉन करंट, यानी हमें यहां पे क्या रखना है, ध्यान में रखना है
12 मंथ्स के नीचे है तो हमें वो करंट असेट मानेंगे, ग्रेटर देन 12 मंथ्स है तो हम उसे नॉन करंट असेट मानेंगे। बस सिंपल है। क्लासिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटी, जैसे असेट था करंट एंड नॉन करंट, वैसे लाइबिलिटी भी है करंट एंड नॉन करंट लाइबिलिटी, सेम क्लासिफिकेशन है। कैसे क्लासिफाई किया है? एक्सपेक्टेड टू बी सेटल नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल हमने अभी डिस्कस किया है। प्राइमरीली फॉर ट्रेडिंग सेम कंसेप्ट है। ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, यहां पे ड्यू सेटल हो रहा है। असेट्स में क्या था सर? वहां पे असेट्स में क्या था? सेटल हो रहा है विद इन 12 मंथ्स, मतलब पैसा आ रहा है विद इन 12 मंथ्स। Companies does not have an unconditional right to defer settlement at least 12 months after the reporting date। ये भी सेम है, बस ये वाला कंसेप्ट आपको याद रखना है। सेटलमेंट बाय इश्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट एट द ऑप्शन ऑफ काउंटर पार्टी डज नॉट अफेक्ट क्लासिफिकेशन, और इसको छोड़ के जो भी लाइबिलिटी रहेगा वो नॉन करंट रहेगा। ये क्या बोलता है यहां पे? जब भी कोई कंपनी का ड्यू रहता है और काउंटर पार्टी बोलता है कि सर आप, कंपनी उसको ऑप्शन दे रहा है या आप मनी ले लीजिए या उतनी अमाउंट का शेयर्स ले लिए। जब शेयर्स इश्यू कर रहा है कंपनी काउंटर पार्टी को, तो जब शेयर्स इश्यू करेगा इसका इफेक्ट नहीं होगा क्लासिफिकेशन पे। एक्चुअली विद इन 12 मंथ्स है तो आपका वो क्या बनेगा? लेस देन 12 करंट लाइबिलिटी, ग्रेटर देन 12 है तो नॉन करंट लाइबिलिटी। आप शेयर्स दे रहे हो या पैसा दे रहे हो, उससे कुछ लेना देना नहीं है, क्लासिफिकेशन पे कुछ अफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रेड रिसीवेबल, जब आप कोई माल उधार पे बेच रहे हो और वो बाद में रिसीव होने वाला है, यानी अमाउंट ड्यू फॉर गुड्स सोल्ड एंड सर्विसेज रेंडर्ड, वो आएगा ट्रेड रिसीवेबल पे, अराइजिंग इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ट्रेड पेएबल में क्या है सर? अमाउंट ड्यू फॉर गुड्स परचेस्ड एंड सर्विसेज रिसीव्ड। वहां पे क्या था सर? ट्रेड रिसीवेबल में गुड्स यहां पे सोल्ड था, यहां पे गुड्स परचेस्ड एंड सर्विसेज रिसीव्ड, अराइजिंग नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। वहां पे था रिसीवेबल, यहां पे आपको पे करना है। डिस्क्लोजर, प्रॉपर डिस्क्लोजर मस्ट बी मेड इन द नोट्स टू अकाउंट्स। Balance sheet items are classified into first current and non-current based on operating cycle and 12 months criteria। दो criteria है, first operating cycle, second and 12 months criteria, with clear definition for trade receivables, trade payables and mandatory disclosures in notes। ठीक है। शेयर कैपिटल, यहाँ पे आपको डिटेल्स जो है शेयर्स का, ईच क्लास ऑफ शेयर कैपिटल का आपको अलग अलग देना है। हर क्लास का जो भी अलग क्लास है शेयर कैपिटल, उसके हिसाब को आपको डिटेल्स देना है, वो नीचे देखेंगे। डिफरेंट क्लासेस ऑफ प्रिफरेंस शेयर्स आर ट्रीटेड सेपरेटली, अलग अलग क्लास सेपरेटली ट्रीट किया जाएगा। इंफॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज इंक्लूड, कौन सा इंफॉर्मेशन है सर? नंबर एंड अमाउंट ऑफ शेयर्स, यानी कितने शेयर्स है, ठीक है, और उसका टोटल वैल्यू कितना है ये भी बताना है। ऑथोराइज शेयर्स मतलब मैक्सिमम जो नंबर है शेयर्स का वो कंपनी इश्यू कर सकती है एज पर रूल, एज पर इट्स रूल। ये मैक्सिमम शेयर्स ऑथराइज किया है कंपनी को कि आप इतना शेयर्स आप रेज कर सकते हो या इश्यू कर सकते हो। इश्यूड क्या है सर? एक्चुअली कितना इश्यू हुआ है शेयर्स, एक्चुअली कितना इश्यू हुआ है टू शेयर होल्डर्स। सब्सक्राइब मतलब सर एक्चुअल में कितना सब्सक्राइब हुआ है, यानी इन्वेस्टर्स रेडी है टू बाय, एग्रीड टू बाय द शेयर्स। ठीक है, सब्सक्राइब। पेड अप कैपिटल मतलब क्या है सर? शेयर्स फॉर विच शेयर होल्डर्स या फुल्ली पेड, यानी शेयर होल्डर जो है वो फुल्ली पे किया है, फुल्ली पेड, जो भी शेयर्स है उसको फुल्ली पेमेंट किया है वो पेड अप कैपिटल में आएगा। नेक्स्ट क्या है सर? पार वैल्यू पर शेयर, यानी आपका फेस वैल्यू जो है शेयर्स का वो यहां पे आएगा। एग्रीगेट नंबर एंड क्लास ऑफ शेयर्स बॉट बैक, मतलब जो आप बाय बैक करते हो कंपनी का, रिपर्चेस करते हो, इसका भी आपको इंफॉर्मेशन देना है। कॉल्स अनपेड, इसमें क्या आता है सर? कॉल्स अनपेड में आपका जो मनी शेयर होल्डर्स है अभी तक पे नहीं किया है, नॉट पेड और पार्शियली पेड, फुल्ली पे नहीं किया है, पार्शियली पेड, नॉट पेड और पार्शियली पेड।
ये फोरफेटेड शेयर्स मतलब क्या है सर? जो शेयर्स कंपनी बैक करता है, लेता है, टेकन बैक, यानी आपने वापस ले लिया। क्यों? ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं किया है और आपने वापस ले लिया, ये आएगा आपका फोरफेटेड शेयर्स में। आपको ये सभी इंफॉर्मेशन देना मस्ट है। Summary: disclosure of share capital requires detailed information for each class of shares, ensuring transparency regarding the company's capital structure। यानी जो भी है आपके ये क्लास है अलग अलग, ऑथोराइज, इश्यूड, सब्सक्राइब, पेड अप, इसका वैल्यू है, आपको हर चीज आपको डिस्क्लोज करना है। रिजर्व एंड सरप्लस, जो भी आपका रिजर्व एंड सरप्लस है आपको अलग अलग क्लासिफाई करना है और उसको सेपरेटली दिखाना है बैलेंस शीट में। फर्स्ट है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्या होता है सर? ये रिजर्व क्रिएट किया जाता है आपके कैपिटल प्रॉफिट से, यानी आपका जो कैपिटल प्रॉफिट है उससे ये रिजर्व किया जाता है, नॉट फ्रॉम आपका जो नॉर्मल बिजनेस है उसके नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट से, नॉट फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट से आपका कैपिटल रिजर्व नहीं बनता, वो कैपिटल प्रॉफिट से बनता है, ये आपको याद रखना है। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ये क्या होता है? ये रिजर्व क्रिएट करता है जब कंपनी बायबैक करता है। क्या करता है? बायबैक ओन शेयर्स। ओन शेयर्स जब बायबैक करता है वो कैपिटल रिजर्व रिडेम्पशन रिजर्व से करता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, जब आप कोई शेयर्स इश्यू करते हो और आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है ऑन योर फेस वैल्यू, आपके फेस वैल्यू पे जो भी एक्स्ट्रा पैसा मिलता है वो प्रीमियम रिजर्व में आता है। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ये क्या होता है सर? रिजर्व किस लिए है? टू रिपे आपका डिबेंचर जब ड्यू होता है, ठीक है। रिवैल्यूएशन रिजर्व, ये कब क्रिएट होता है? जब आपका जो असेट है आर रिवैल्यूड हायर, आपका असेट का वैल्यू हायर बनता है तभी इसे क्रिएट किया जाता है। शेयर्स ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ये क्या है? रिजर्व है, किस लिए है? शेयर्स ऑप्शन टू गिव, क्या देना है? एम्प्लॉइज को देना है, नॉट एट एक्सरसाइज, ठीक है। शेयर ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ये किसके लिए है सर? ये एम्प्लॉइज के लिए दिया है, बट अभी तक ये एक्सरसाइज नहीं किया है। जो ऊपर का जो छोड़ के जो भी है वो आता है अदर रिजर्व्स में। एनी अदर रिजर्व्स नॉट कवर्ड अबव, जो ऊपर कवर नहीं हुआ ये अदर रिजर्व्स में आता है। सरप्लस मींस बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, आपका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सरप्लस आता है वो आता है सर आपका सरप्लस में। डिस्क्लोजर ऑफ अलोकेशन एंड अप्रोप्रिएशन शुड बी मेड सच एज डिविडेंड, आपको डिविडेंड भी शो करना है। डिविडेंड किसको देते हैं सर? शेयर होल्डर्स के लिए। बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स आपको शेयर होल्डर को देते हैं फ्रॉम रिजर्व्स। ट्रांसफर टू फ्रॉम रिजर्व्स, ये क्या है? मनी जो आपका है मूव बिटवीन कहां से कहां तक? रिजर्व एंड सरप्लस में मूव हो रहा है, रिजर्व एंड सरप्लस में। डेबिट बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, आपको कहां पे? निगेटिव फिगर अंडर सरप्लस में आपको मेंशन करना है, निगेटिव में, ठीक है। आफ्टर एडजस्टिंग द निगेटिव बैलेंस ऑफ सरप्लस, आपका जो भी निगेटिव बैलेंस है आपको सरप्लस पे माइनस साइन से दिखाना है। द बैलेंस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस शुड बी शोन अंडर द सेम हेड में दिखाना है। इवन इफ द रिजल्टिंग फिगर इज निगेटिव, रिजल्टिंग फिगर आपका निगेटिव है फिर भी आपको सेम हेड में ही दिखाना है। इसका समरी समझा जाए तो रिजर्व एंड सरप्लस मस्ट बी प्रॉपरली क्लासिफाइड एंड डिस्क्लोज विथ सरप्लस रिफ्लेक्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसेस इंक्लूडिंग निगेटिव बैलेंस टू प्रेजेंट द ट्रू पिक्चर ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन, यानी जो भी आपका है निगेटिव बैलेंस आपको निगेटिव में दिखाना है, कहां पे? रिजर्व एंड सरप्लस में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन केस आपका फिगर निगेटिव भी आया तो चलेगा।